हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आप सभी को KVS DSSS इन सब की तैयारी करवाई जाती है। और आज जो ये वीडियो है स्पेशल आपकी KVS कैंडिडेट्स के लिए है जो TGT सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि SST की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है। और इसमें आज हम कवर करेंगे, पूरी इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के आपके जो चैप्टर हैं, उस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी की। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको DSSS की तैयारी करवाई थी तभी मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी बुक कवर करनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई बच्चों से कवर नहीं हो पाती है, तो मैंने क्या सोचा है कि आपके लिए जो है एनसीईआरटी बुक जो है उसको लेकर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। ठीक है, जिससे आपकी एनसीईआरटी बुक कवर हो जाएगी। अब इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग वीडियोस देखें, तो इसलिए एक ही वीडियो में पूरी इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की कवर हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए देखो वीडियो बना दी है। तो फटाफट लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयर करना पड़ेगा भाई आपको चाहते हो इसी तरीके से अच्छा कंटेंट मिले। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर 1 है आपका, क्लास 1 लिख दी मैंने, चैप्टर 1 है ये आपका। ठीक है, चैप्टर 1। और इसमें जो है हमें ये बताया गया है कि जो उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां हैं किस प्रकार की हैं। ठीक है, और भी चीज़ें बताई गई है, वो हम धीरे धीरे हम हर एक चीज़ कवर करेंगे। मैंने कहा है ना, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ से कवर होने वाली है। और इकोनॉमिक्स में जो बच्चा वीक है, जिसे नहीं आती है, उसे भी जो है इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं मोटे तौर पे करेंगे, हम जो है डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेकर भी हम इसे समझेंगे। देखो, उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां होती है, यानी कि जब हम उत्पादन करते हैं, जो उत्पादन होता है बहुत बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है बहुत बड़े लेवल पर होता है ना, तो उसको लेकर कौन कौन सी जो गतिविधियां की जाती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका कृषि संबंधी जो गतिविधियां फिर क्रिया आती है, और दूसरा जो है गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, ये दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं हमारी। जो कृषि संबंधी क्रियाएं होती है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कृषि यानी किसान से रिलेटेड होगी ना। और कृषि क्या करता है, कौन सी गतिविधि करता है, वो फसल अपनी उगाता है, खेती करता है। तो इसमें जो खेती उत्पादन है वही आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा हमारे भारत में जो कृषि है वो एक मुख्य स्रोत रहा है आज तक। ठीक है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब देखो, गैर कृषि क्रियाएं कौन सी है, जिसमें लघु विनिर्माण, यानी कि जो लघु का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो उद्योग वगैरह खोले जाते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह खोली जाती है। तो विनिर्माण का मतलब होता है कि कच्चा माल जो है हमारा, कच्चा माल आपको पता होगा जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसे हम क्या करते हैं, जैसे कि कॉटन है, कॉटन हमारे लिए एक रॉ मटेरियल होता है, उसे हम लेकर आते हैं अपनी फैक्ट्री में, और उसके बाद उससे हम जो है कपड़े बनाते हैं। तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कॉटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, रुई, तो उस रुई जो है कच्चा माल हो जाएगी। और रुई का हमने दोबारा से निर्माण किया है, एक तो प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन हुआ है उस रुई का, और उसके बाद हमने जो है जो द्वितीयक क्षेत्र में आकर हमने क्या कर लिया है, विनिर्माण कर लिया उससे, यानी कि उससे कुछ नई चीज़ बना दी। जैसे लकड़ी से हमने फर्नीचर बना दिया, तो विनिर्माण इस तरीके से हो जाएगा। तो जो लघु विनिर्माण है, यानी कि जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होंगी इसके अंदर, जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योग हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे गैर कृषि क्रियाओं में आ जाते हैं। इसके साथ परिवहन की जो भी चीज़ें होंगी, परिवहन यानी कि यातायात जो व्हीकल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पर गैर कृषि क्रियाओं में आ जाएंगे। और फिर दुकानदारी जो है आपकी, वो भी जो है एक गैर कृषि क्रिया, क्योंकि जो भी चीज कृषि नहीं है वो गैर कृषि क्रिया हो जाएंगी आपकी, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, हम उत्पादन क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा हमारा उत्पादन करने का। तो वस्तुएं जो सेवाएं होती हैं उनको उत्पादित करना है। क्यों, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है। क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, उसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के पीछे एक उद्देश्य यही है, केवल और केवल हमें क्या करना, अपनी खुद की जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकताएं वो पूरी हो सके। अब आप मुझे बताओ, आप फर्नीचर क्यों लेकर आते हो, क्योंकि आपको अपनी जो फर्नीचर संबंधी जो आवश्यकता वो पूरी करनी है। और फर्नीचर बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आप उसे खरीदेंगे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, सिंपल सी बात है। अब देखो, बिस्किट जो है, बिस्किट क्यों लेकर आते हो, क्योंकि आपको खाना है, क्योंकि आपके लिए आवश्यकता, आपको भूख लगी, आपको खाना है। तो वो जो बिस्किट है क्यों बनाया जा रहा है, आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। उत्पादन करने की क्यों नीड है, क्या उद्देश्य है उसका। अब देखो, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए एक अर्थव्यवस्था में। कौन कौन सी वो 4 चीजें, फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, पहली चीज है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, यानी कि एक भूमि होनी तो इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर चाहे कृषि संबंधित गतिविधि हो, चाहे गैर कृषि संबंधित गतिविधि करके किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जा रहा हो, तो हमें जो है भूमि चाहिए, लैंड चाहिए।
लैंड नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम काम। फैक्ट्री खोलनी है उसके लिए लैंड चाहिए, ऐसा तो नहीं आसमान में जाकर खोलोगे नहीं ना। तो इसी तरीके से, और इसके साथ साथ जो है अगर कृषि करनी है तो उसके लिए भी खेत वगैरह चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो है भूमि होनी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो प्राकृतिक संसाधन है वो ज़रूरी है। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गए, जो खनिज हो गए, सारे प्राकृतिक संसाधन है, इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वन नहीं है तो आप लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे, अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाएंगे, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर मैं द्वितीय क्षेत्र की बात करूं जिसमें हमारा जो उद्योग आता है, अगर हमें उद्योग चलाने हैं उसके लिए किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए जो मानव निर्मित जो भी चीज़ होती है, जब हम खुद किसी चीज़ का, मनुष्य खुद किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है। और यही तो द्वितीय क्षेत्र में होता है। जो सेकेंडरी हमारा जो होता है क्षेत्र, सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें यही चीज़ तो होती है कि हमें प्राकृतिक संसाधन को लेकर हम किसी नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कि कोई नई चीज़ जो बना रहे हैं तो उसके लिए प्राकृतिक संसाधन चाहिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर फर्नीचर का एग्जाम्पल ले लिया, कॉटन का एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है भूमि और जो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हमारा कृषि आता है उसके लिए भूमि भी जरूरी है, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो इसमें जल, वन और खनिज आ जाएंगे। अब देखो श्रम, जो श्रम होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। श्रम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति जो है काम करता है तो वो श्रम दे रहा है ना अपना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सेवा उपलब्ध करवा रही हूँ, तो ये सेवा का उत्पादन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अपना श्रम जो है आपको प्रदान कर रही हूँ, तो श्रम की जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर बैठ कर आपको पढ़ा रही हूँ तो भूमि की जरूरत है, भूमि के ऊपर ही तो मैं बैठी हुई हूँ ना। तो ये हो गया। तो इस तरीके से समझना है। तो सेवाओं में भी जो है ये सारे जो कारक हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से ये जो हैं जो वस्तुओं के निर्माण के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ये श्रम हो गया, जैसे कि फैक्ट्री में जो हमारे श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं वो लगे रहते हैं। अब मानो एक घर का जो घर बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, तो उसमें जो श्रमिक लगा हुआ है वो अपना श्रम प्रदान कर रहा है, ठीक, ये हो गया। अब देखो भौतिक पूंजी, जो भौतिक पूंजी होती है जिसमें हमारी जो मशीनें वगैरह है वो आती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो मशीनें होगी, चाहे हमारा पूंजी में हमारा धन भी आता है, ये भी ध्यान रखना, हमारी जो मनी है। अब आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तभी तो आप जो है कि मानो किसी ऐसे व्यक्ति की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके पास जो है पैसे नहीं है पर उसके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर निवेश भी किया जाता है। और अपना खुद का जो, अगर मानो मैं खुद का अपना कोई भी काम खोल रही हूँ प्राइवेट, तो उसके लिए मुझे जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है, निवेश करना पड़ेगा। तो पहले मुझे कुछ, मानो एक स्टोर खोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे एक कमरा चाहिए होगा स्टोर बनाने के लिए, ठीक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये जो है हमारा भौतिक पूंजी हो जाएगा। मोटे तौर पे बता दिया मैंने, अब यहाँ पर पढ़ के बताते हैं। देखो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो है अपेक्षित कई तरह की जो आगत होती है वो लगाई जाती है। आगत का मतलब यही है, कुछ ना कुछ पूंजी लगाई जाती है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तभी आपको जो उसका जो लाभ है वो मिलेगा। अब ये जो भौतिक पूंजी है उसके अंतर्गत दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भौतिक पूंजी को। पहला जो है औजार, मशीन और भवन। ये जो होते हैं हमारे औजार हो गई, मशीन हो गई, भवन हो गई, ये हमारे जो स्थायी पूंजी कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्थायी क्यों कहा गया, फिक्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये फिक्स रहते हैं। जब हमारा कुछ भी काम पूरा हो जाता है, जैसे मानिए मैंने फैक्ट्री लगाई है, बिस्किट की फैक्ट्री लगाई है और बिस्किट का उत्पादन कर लिया, तो उसके बाद भी तो जिस औजार से, जिस मशीन से मैंने जो है वो बिस्किट बनाया है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। हाँ, उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर आएगा, नई चीज़ और पुरानी चीज़ में धीरे धीरे अंतर आता है, पर वो लंबे टाइम तक वैसी की वैसी ही रहेगी। तो यानी कि अगर मैं एक मशीन खरीद कर लेकर आती हूँ किसी काम करने के लिए, ऐसे नहीं है कि मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी अपने खुद के कपड़े सिलने के लिए तो वो जो है एक भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मैं खुद के यूज़ के लिए, आखिरी अंतिम वस्तु होगी वो मेरे लिए, उसे मैं किसी और के लिए उत्पादन नहीं कर रही हूँ, अपने पैसे कमाने के लिए उत्पादन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी है। अगर मैं एक मशीन जो है फैक्ट्री में लगा रही हूँ 4-5 मशीन लाकर, तो वो भौतिक पूंजी है और एक लंबे टाइम तक जो है हमारे पास रहेगी। और भवन जो है, जिस भवन पर आपने जो है उस बिस्किट वाली फैक्ट्री में, जो बिस्किट वाली फैक्ट्री जहाँ पर भी खोली, जिस भी भवन में, जिस भी भूमि पर आपने खोली है, वो भी एक स्थायी पूंजी ही रहेगी लंबे टाइम तक। हो सकता है आपका काम अच्छा ना चले तो आपको उस जो भूमि है, वो जो स्थल है, उसको जो है एक अपना फैक्ट्री को हटाकर अपना घर बनाना पड़ जाए, ऐसा होता है ना बहुतों के साथ। तो ये चीज़ अब देखो, यहाँ पर जो कच्चा माल और नगद मुद्रा होती है वो क्या है, नगद मुद्रा यानी कि मनी, ठीक है, धन।
तो कच्चा माल तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है, जो हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, हम द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारे उद्योग धंधे आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करके किसी नई जो वस्तु है या सेवा है उसका उत्पादन करते हैं, तो वो हमारा कच्चा माल होता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे जो है अस्थायी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही मानो मैंने बिस्किट के लिए, जैसे मैंने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई तो उसके लिए मैंने क्या है, मानो मैंने मैदा जो है वो खरीदी है, तो मैदा जो है जैसे ही बिस्किट बन जाएंगे वो मैदा खत्म हो जाएगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये अस्थायी हुए, और इसके साथ साथ इसे कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। और नगद मुद्रा भी इसी तरीके से, अब आपने जो है धन यानी कि मनी का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, तो वो जो है आपने मशीनें खरीदने में जो है धन लगाया अपना, ठीक है, उस फैक्ट्री के लिए, तो वो क्या है, वो वहीं पर खत्म हो गया ना। अब वो मशीनें जो है वो दिखाई देंगी और वो मशीनें जो है आपकी किस में आ जाएंगी, स्थायी पूंजी में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये जो है उत्पादन के दौरान क्या हो जाती है, समाप्त भी हो जाती है। अब मानव पूंजी के बारे में, ये नेक्स्ट हमारा कारक है किसी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करने में, हमारा है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है, किसी भी भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, ये जो ऊपर के हमने तीन पढ़े हैं ना, इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसे जो है उसे यूज़ करने के लिए ज्ञान या उद्यम की आवश्यकता जब होती है तो वो जो है मानव पूंजी होती है। अब ये तो मैंने जो है यहाँ पर लिखा हुआ आपको बता दिया। अब सरल तौर पर मैं आपको अगर बताऊँ मानव पूंजी क्या होती है, हम सभी मनुष्य क्या है, एक मानव पूंजी है। हम जो है धरती पर बोझ नहीं है, जैसे मतलब ये मजाक के तौर पर कह दिया जाता है या फिर ये कहा जाता है जो जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो इतना खर्च उठाना पड़ता है सरकार को, और इस तरीके से गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, ये सब कुछ हम सोचते हैं। बट अगर उसी मानव को, हम सभी मनुष्य जो हैं उनको अगर जो है उन पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, जैसे मशीनों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसी तरीके से हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए, तो हम भी जो है, हम भी उत्पादन में जो है इतने ही ज़्यादा जो है सहायक होंगे। वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उतने ज़्यादा सहायक होंगे, उतनी ज़्यादा मदद करेंगे, जीडीपी ग्रो करने में हम हेल्प करेंगे। हमारे ऊपर बस क्या है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो है इन पर खर्च करना पड़ेगा। जैसे हम अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उन पर जो है शिक्षा पर, एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर खर्च करते हैं, क्यों, आगे चलकर वो जो हमें कुछ कमा कर देंगे, ठीक है, या फिर अपने आप भी कुछ कमाएंगे और जो जीडीपी है उसमें भाग देंगे, ठीक है, और इससे देश का विकास होगा। तो ये जो है मानव पूंजी होती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जब मनुष्य जो है अपनी मेहनत, श्रम जो है क्या करता है, जो राष्ट्रीय जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें अपना योगदान देना स्टार्ट कर देता है, तो वो मानव पूंजी कहलाती है। अब देखो आगे देखते हैं, ये कारक तो हमने देख लिया। अब देखो जो उत्पादन के जो कारक होते हैं मेन कौन से होते हैं, ये 4 कारक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। भूमि जो है, अब यही जो है इनकम के जो है स्रोत भी होते हैं, फैक्टर ऑफ इनकम भी यही होते हैं। किस तरीके से बनेंगे अब फैक्टर ऑफ इनकम, देखो ये प्रोडक्शन ऑफ, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका उत्पादन के कारक। जैसे भूमि है, भूमि जो है, भूमि पर हम मानो कोई खाली भूमि पड़ी है तो हम क्या करते हैं, उसे किराए पर दे देते हैं, किराए से तो हमें किराया मिलता है ना उसके बदले में, तो किराया हमारे लिए इनकम का स्रोत हो जाता है एक, ठीक है, आय मिल रही है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो घर बना कर किराए पर दे देते हैं और बैठे खाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो वो जो है उन्हें एक इनकम का स्रोत, पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि वो बैठे बैठे ही सब कुछ हो गया, पहले उन्हें वो घर बनाना पड़ा है, फिर वो किराए पर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा और बाद में उन्हें उससे लाभ मिल रहा है, तो किराया जो है भूमि से हमें मिल रहा है। श्रम अगर कोई हम अपना श्रम प्रदान कर रहे हैं, मानो स्कूल में आप टीचर बन के जाती हो तो आप स्कूल में जाके अपना श्रम प्रदान करोगे, ठीक है, आपके अंदर की जो मेहनत आप वो दे रहे हो, तो उसके बदले में आपको जो है मिलेगी ना, जो मजदूरी वो मिलेगी, ठीक। तो जो मजदूरी है वो इसके अंदर आ जाएगी। मजदूरी का मतलब केवल वो नहीं होता है कि जो मजदूर मजदूरी प्रदान करते हैं, नहीं, यहाँ पर आपके श्रम के बदले में जो आपको मजदूरी, जो इनकम मिलती है उसे कहा जाता है। अब देखो पूंजी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, तो बाद में जाकर हमें उससे लाभ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लाभ मिलता है, और लाभ का हिस्सा जो है उद्यमिता, यानी कि जो मालिक होता है वो उद्यम का जो लाभ है, जो भी फैक्ट्री वगैरह जो भी चालू करता है उससे जो उसे लाभ मिलता है ना, उसको वो डिवाइड करता है इन तीनों के बीच में, तो ये चीज़ होती है। अब देखो भूमि मापने के लिए एक मानक इकाई जो है वो हेक्टेयर होती है, आपको ध्यान रखना है, हेक्टेयर जो है भूमि मापने के लिए इकाई होती है। और इसी चीज़ को क्षेत्रीय इकाई जो है, अगर उसमें कहें गाँव वगैरह जो इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उनमें जो क्षेत्रीय इकाई होती है उसमें जो हेक्टेयर होता है उसे क्या है, किसी और नाम से जाना जाता है, यानी कि भूमि मापने के लिए कुछ और ही नाम प्रयोग किया जाता है, होता है ना अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषा में हम कुछ और नाम बोलते हैं इसी तरीके से। तो देखो जो बीघा यानी कि 1 बीघा, या फिर हम यही बोल देते 1 गज, 1 बीघा, इस तरीके से
और गुंठा जो है ये प्रयोग किया जाता है हेक्टेयर के लिए, आपको ध्यान रखना। अब देखो 1 हेक्टेयर जो होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले 1 हेक्टेयर भूमि में जो है कितना वर्ग जो क्षेत्रफल है, कितना एरिया आएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है, हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 1 हेक्टेयर जो होता है उसके अंदर हमारे 100 मीटर की जो भुजा वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया होता है कितना, 100 मीटर का, तो वो हमारा 1 हेक्टेयर में आता है। अब देखिए जो बहुविध फसल प्रणाली है वो क्या होती है हमारी? बहुविध का मतलब ही आप देखो यहाँ पर बहुत सारी, इसका मतलब जो फसल प्रणाली है वो बहुत सारी यूज की जाए जब, तो वो हमारी होती है बहुविध फसल प्रणाली। इसमें क्या है, एक वर्ष के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी भूमि पर जो है एक से ज़्यादा जब फसल हम उगाते हैं या फिर पैदा करते हैं तो उसको कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली। अब मानो एक आपके पास खेत है, उसमें आपने चावल भी उगा लिया, शकरकंदी भी उगा दी और साथ साथ आपने आलू भी लगा दिए, तो एक से ज़्यादा जो फसल है वो उगा दी, तो बहुविध हो गई ना, ये बहुविध फसल प्रणाली होती है। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्रोत होते हैं? 2 तरीके हैं उत्पादन बढ़ाने की। उत्पादन मतलब जो हमारा जो फसलें होती हैं उसको बढ़ाने के लिए, जो खेती है उसे बढ़ाने के लिए 2 तरीके, कौन कौन से? एक तो बहुविध फसल प्रणाली जो हमने अभी अभी ऊपर देखा, और एक आधुनिक कृषि विधियां जो है वो आ जाएंगी। अब आधुनिक कृषि विधियां में जैसे कि हमारे यहाँ पर भारत में हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी, हरित क्रांति हुई थी ना, और HIV बीजों का इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ था, और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल वगैरह उनका प्रयोग होता है, और भी जो फसल की जो प्रणाली हैं वो यूज़ की जाती हैं, तो वो सारी क्या है, वो आधुनिक जो कृषि विधियाँ हैं उसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो 1960 के दशक में क्या हुआ था, 1960 के मध्य में क्या हुआ था, पारंपरिक बीजों का जो प्रयोग है वो इतना ज़्यादा किया गया था कि वहाँ पर जो उपज है वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, NCERT बुक में आपको बताया गया। अब हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति क्या थी, उसकी क्या हानि थी, वो सब कुछ हमें देखना है। अब देखो हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत की बात अगर हम करें तो जब हमारी हरित क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी, आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है सबसे बड़ी बात एकदम से इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा भारत में क्या हुआ था, फसल जो है इतनी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो गया था, इस वजह से उसे हरित क्रांति कहा गया। हरित इसलिए क्योंकि हरे से हमारा क्या डिनोट होता है, हमारी जो फसलें होती है वो डिनोट होती हैं, ठीक है। और क्रांति क्या होती है, जब कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तो उसे क्रांति कहा जाता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो इसमें जो HIV बीज जो है इतने ज़्यादा यूज़ किए गए थे जिसकी वजह से जो उत्पादक जो क्षमता थी भूमि की और जो फसल थी वो इतनी ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से जो हम जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी हो गए थे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि अब हमें खाद्यान्न को लेकर, फूड को लेकर किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता, ये बात। अब देखो इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिम उत्तर का जो प्रदेश है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो क्या है आधुनिक तरीके जो है यूज़ किए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्रांति आई थी। इसके साथ साथ जो सिंचाई है उसके लिए क्या है, जो नलकूप है यानी कि जो नलके वगैरह हैं वो भी लगाने स्टार्ट कर दिए गए थे। पहले तो ऐसा होता था वर्षा पर निर्भर थे कि अच्छी बारिश होगी तो इसका मतलब अच्छी फसल है, और जिस साल अच्छी बारिश नहीं हुई उस साल जो है फसल खराब हो गई। किसानों का तो पहले ये था, पर जैसे ही हरित क्रांति स्टार्ट हुई, जब जो है इतने सारे जो आधुनिक तकनीकें हैं वो हमारे ध्यान में, हमारे सामने आई और उसको यूज़ करना स्टार्ट किया किसानों ने, और इसकी वजह से जो है फसल में एकदम से इतनी ज़्यादा वृद्धि हमें देखने को मिली। इसके साथ जो रासायनिक उर्वरक है, पहले क्या होता था कि जो खाद वगैरह वो खुद बनाई जाती थी, जैसे जो गोबर वगैरह होता है या फिर जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं उनसे खाद खुद बनाई जाती थी। पर जो इस हरित क्रांति के समय क्या हुआ कि जो रासायनिक उर्वरक है, जो कीटनाशक है, उनका प्रयोग किया जाना स्टार्ट कर दिया। कीटनाशक क्या होते हैं, जो फसल जब खराब होती है यानी कि जो कुछ उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं इस तरीके से, तो उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है जिससे फसल बच जाती है। तो ऐसे तरीके सामने आए जिनका यूज़ किया गया, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो जो हरित क्रांति है उसकी हानि क्या रही है, क्या कमी रही है इसकी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उर्वरक के जो यानी कि जब जो इतना ज़्यादा कीटनाशक रासायनिक चीज़ों का यूज़ किया जाएगा तो मिट्टी जो है, हमारी मृदा जो है, जो वो क्या हो जाएगी, उसको हानि पहुंचेगी। अब आप खुद ही लगा कर देखो, अब जो है आप क्या करते हो, बहुत हानिकारक चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आपका शरीर खराब होगा। इसी तरीके से आपके अंदर की क्षमता कम होगी, इसी तरीके से जो मिट्टी है उसकी भी क्षमता कम हो गई, तो जो मिट्टी की उर्वरकता की जो क्षमता है वो कम हो गई, मिट्टी कम उपजाऊ हो गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो नलकूप लगाए गए, जो नलके लगाए गए जिससे ग्राउंड वाटर निकाला गया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, भूमि जल जो है उसका स्तर बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये एक हानि हुई इसकी।
तीसरी बात, सीमित क्षेत्र लाभान्वित हुए, यानी कि बहुत सीमित क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब जो है, पश्चिम जो हमारा ये देखा हमने अभी, तो इनमें क्या थे, कुछ ही ऐसे क्षेत्र, कुछ ही ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है यहीं पर जो है हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ, HIVs का यहीं पर प्रयोग हुआ। तो ये कुछ ही क्षेत्र, कुछ ही राज्य थे जिन्होंने लाभ कमाया और बाकी जो राज्य थे वो पिछड़ गए कहीं ना कहीं। अब देखो, सीमित जो फसल है, यानी कि जो गेहूं और चावल जो है उनका यूज़ करना जो है स्टार्ट कर दिया गया। फसल जो है, यानी कि सीमित फसल में जैसे आपके जो गेहूं जो हो गए, सॉरी गेहूं चावल जो है, दो एक ऐसी फसल थी, ये दोनों की दोनों जो बहुत ज़्यादा इनका उत्पादन किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो फसल है, केवल ये दो ही इनमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और बाकी फसलें जो हैं उनमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। इसके साथ साथ इसकी एक और कमी ये थी कि इसने विषमता कायम कर दी। विषमता का मतलब होता है असमानता कायम करना, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी ना, वो इतनी ज़्यादा चौड़ी हो गई। पहले से ही हमारे देश में जो है अमीर और गरीब के बीच में इतनी ज़्यादा चौड़ी खाई थी, अब और भी ज़्यादा हो गई। कैसे हुई, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ही राज्यों को लाभ प्राप्त हुआ था और उन राज्यों में से भी जो अमीर थे, जो उन तकनीकों को खरीद सकते थे, ठीक है, और जिनके पास बड़े बड़े खेत थे, जिनके ऊपर वो ट्यूबवेल वगैरह लगवा सकते थे, साथ साथ जो ये क्या बोलते थे, जो हल वगैरह है उनका प्रयोग कर सकते थे। अब मानो छोटा सा क्षेत्र है, उन पर कैसे प्रयोग करेंगे, तो बड़े क्षेत्र की जरूरत थी। तो केवल जो अमीर जो, या फिर ये कह सकते हैं जो धनवान जो किसान थे, वही ज़्यादा लाभान्वित हुए थे इससे, और मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है वो कमी हो गई थी, तो ये कमियां थी इसकी। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण के बारे में अब हम देखेंगे। मानव पूंजी, जैसे मैंने पहले डिस्कशन कर लिया आपको मानव पूंजी होती क्या है, तो अब जो है मैं केवल यहाँ पर आपको ये बताऊंगी मानव पूंजी निर्माण जो है किस तरीके से बढ़ता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो, जो भौतिक पूंजी निर्माण होता है, जैसे कि हम किसी मशीन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना धन किसी चीज़ पर लगा रहे हैं, तो भौतिक पूंजी होता है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति जो है देश में उत्पादकता क्षमता जो है उसको बढ़ाने में जो है मानव पूंजी भी आगे आता है। जैसे हम मनुष्य अगर कुछ काम करके योगदान दे रहे हैं तो GDP बढ़ेगी इससे, ठीक है, GDP में योगदान होगा, वस्तुओं का ज़्यादा निर्माण होगा, ठीक है, तो यही तो चीज़ होती है। तो ये मानव पूंजी निर्माण कहलाती है। जब किसी मनुष्य की क्षमता जो है, जो श्रम जो है, उसकी जो मेहनत जो है, जब जो है वस्तु सेवाओं के उत्पादन में लगती है, तो वो मानव पूंजी कहला जाती है। अब देखो, सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसका भी सृजन होता है, GNP का भी जो है सृजन होता है। इसकी वजह से साथ ही साथ जो है उत्पादक जो परिसंपत्ति है वो जो है उसके रूप में भी देखी जाती है मानव पूंजी, यानी कि एक उत्पादक परिसंपत्ति के तौर पर। जैसे कि भूमि है, उस पर खेती की जा रही है, तो उत्पादन परिसंपत्ति होगी, इससे कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है। इस तरीके से अगर मानव जो है उस पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, निवेश लगाया जा रहा है, उसको शिक्षित किया जा रहा है, उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है। कंपनी वगैरह में आजकल क्या किया जाता है, जो कंपनीज वगैरह होती है वो पहले क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। अब आप टीचर बनेंगे तो टीचर को भी क्या है, बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है, भाई ये चीज़ चेंज हुई है, तुम्हें इस तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना है, तो ये ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों? मानव पूंजी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। तो उत्पादक परिसंपत्ति के तौर पर क्या होती है, मानव पूंजी होती है, इससे भी उत्पादन होता है। अब आप टीचर बनकर किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे वो बच्चे जो है कामयाब होंगे आगे जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करें, आने वाले भविष्य के लिए जो बच्चे हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, एक उत्पादक क्षमता, एक मानव पूंजी के तौर पर। मानव पूंजी में जो निवेश अगर हम करते हैं तो वो भौतिक पूंजी की तरह ही प्रतिफल देती है, यानी कि उसी के तौर पर। जैसे अगर हम एक मशीन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उससे जो हमें फ़ायदा होता है, वही फ़ायदा अगर एक व्यक्ति पर किया जाता है इन्वेस्टमेंट करके, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पर, उसके प्रशिक्षण ट्रेनिंग देकर, तो वो जो है वही जो हमें फल है, या फिर इससे भी ज़्यादा जो श्रेष्ठ फल जो है हमें प्राप्त होगा। कैसे होगा श्रेष्ठ फल, भाई इससे ज़्यादा श्रेष्ठ फल कैसे प्राप्त होगा? देखो, जो भौतिक पूंजी होती है, जो मशीनें हो गई आपकी, और भी जो चीज़ें, जैसे जो मनी है उसे कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है, एक बिजनेस वाला जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो किसके पास होता है, एक मनुष्य के पास होता है। और जो मशीनें वो क्या अपने आप चलने लग जाएंगी? नहीं, एक मनुष्य की ज़रूरत होगी, एक ट्रेंड जो एक व्यक्ति है उसकी ज़रूरत होगी उसके लिए। तो यहाँ पर जो मानव पूंजी है वो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर हम देखें तो किसी देश में अगर मानव पूंजी ज़्यादा है तो उस देश की, अगर हम देखें तो उस देश का जो GDP का लेवल वो भी ज़्यादा होता है, और विकसित जो देश होते हैं उसमें मानव पूंजी अधिक होती है। जैसे जापान जो है, जापान अपने उस पर किस पे फोकस करता है, मानव पूंजी पे ज़्यादा फोकस करता है। और जापान में जो प्राकृतिक संसाधन कम है, फिर भी जो है वो हमसे आगे है, आप देख सकते हैं।
ये सारी चीज़ हो गई। अब देखो आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब कौन से हैं ये? प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर कहलाता है ये, ठीक है आपका। द्वितीयक जो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, और तृतीयक जो है टेरिटरी जो आपका होता है वो कहलाता है। अब देखो प्राथमिक जो है उसमें क्या आपके कौन सी चीज़ आ जाए? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सारे आ जाते हैं। कृषि से संबंधित चीज़ें जो है आपकी जो प्राथमिक क्षेत्र उसमें आता है। जैसे आपकी कृषि हो गई, इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे, जैसे वानिकी हो गया, मुर्गी का पालन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, उत्खनन, खनन यानी खनिज वगैरह का खनन वगैरह किया जाता है, तो वो सारे आप इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। द्वितीयक जो है आपका उसमें विनिर्माण आ जाएगा। कच्चे माल से अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। वो मैं एग्जाम्पल बहुत बारी ऊपर दे चुकी हूँ, तो रिपीट नहीं करेंगे। तृतीयक क्षेत्र में आपके परिवहन की चीज़ें आती हैं, यातायात की चीज़ें आती हैं, जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं वो आते हैं। जो बैंक है वो होता है आपके इसके अंतर्गत, मेनली तो यही होता है, बैंक, परिवहन वगैरह, व्यापार वगैरह, संचार हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो तृतीयक क्षेत्र होता है ये हेल्प करता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के, आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की कैसे हेल्प करता है? अब मानो कोई भी वस्तु जो है, कच्चा माल अगर द्वितीयक क्षेत्र तक पहुंचाना है तो किसके जरिए पहुंचाएंगे? परिवहन, ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाएंगे। अब निर्मित माल जो है अगर हमें जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? हम परिवहन के जरिए पहुंचाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जो है जो तृतीयक क्षेत्र है, अभी फिलहाल तृतीयक क्षेत्र जो है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश विकसित होता जा रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी देश में द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र अगर मजबूत होता है तो वो देश जो है बहुत जल्दी विकास कर जाता है। और सबसे कम जो योगदान अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है भारत में अभी फिलहाल में सबसे कम जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र में है व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगी, पर्यटन सेवाएं होंगे, सारे आपके जो है तृतीयक क्षेत्र में आएंगे। आगे चलिए आगे देखते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं हमारे 2 प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है, बाजार क्रियाएं और दूसरा हमारी गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं कौन सी होती है? जो भी चीज वेतन यानी सैलरी के लिए, लाभ के लिए यानी कि प्रॉफिट के लिए जो भी चीज की जाती है उसको ध्यान में रखकर जो भी चीज की जाती है, यानी कि अपना जो श्रम वगैरह है वो दिया जाता है किसके लिए? सैलरी को ध्यान में रखे। अगर मानो मैं आप जो हैं एक टीचर बन के स्कूल में जाते हो और आप पढ़ा रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा तो आप कुछ भी सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई कह देता है मुझे अपना पैशन पूरा करना है, अब कोई इस तरीके से, मैं इस टीचर का इसीलिए ले रही हूँ एग्जाम्पल क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप जाकर पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप सैलरी देख रहे हैं, वहाँ की सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो फालतू में कोई अपना श्रम नहीं देता ना, और पैशन के लिए पढ़ाते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो ये जो वेतन और लाभ के उद्देश्य से अब आप तैयारी कर रहे हैं कि नौकरी पाने की, केवीएस में तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? DSS में तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसी को ध्यान में रख के कर रहे हैं ना। अब देखो सरकारी सेवा जो होती है उसके सहित वस्तु और सेवा का जो उत्पादन है वो भी बाजार क्रियाओं में आ जाता है। गैर बाजार क्रियाएं कौन सी होती है? जो सब उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है, यानी कि खुद के उपभोग के लिए जब आप उत्पादन करते हैं तो वो क्या है? आपका सब उपभोग हो जाएगा, यानी कि जो केवल और केवल आप व्यापार के लिए ना करें। अब मानो आप खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहा है, तो वो केवल और केवल अपने परिवार को पालने के लिए कर रहा है, तो वो उसका जो सब उपभोग आ जाएगा, अगर वो व्यापारिक जो फसल है वो नहीं उगा रहा है तो। अब देखो आगे चलते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता। जो जनसंख्या की गुणवत्ता होती है उसे हम बोझ के तौर पर देखते थे, ठीक है। हम ये सोचते थे जनसंख्या जो है वो अगर जितनी ज़्यादा होगी विकास नहीं हो पाएगा, पर हम इसे एक अच्छे उसमें भी देख सकते हैं, मानव पूंजी के तौर पर। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, अगर हम उन्हें शिक्षित अच्छे से करेंगे, प्रशिक्षित अच्छे से करेंगे, यानी ट्रेनिंग अच्छे से देंगे, एजुकेशन अच्छे से देंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रखेंगे, तो इससे क्या होगा? वो जो है वो मानव पूंजी के तौर पर एक उत्पादक क्षमता के तौर पर हमारे सामने नजर आएंगे। तो ये जो है साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण जो है, यही चीज़ बताई गई यहाँ पर एज इट इज़, जो मैंने अभी आपको बताया। निरक्षर और जो अस्वस्थ जनसंख्या है वो क्या होती है? बोझ होती है, यानी कि निरक्षर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं, वो क्या है? वो बोझ है किसी के ऊपर, ठीक है। उसका तो भाई आपको करना पड़ेगा ना। मानो आपके घर में कोई जो बीमार है बहुत लंबे टाइम से, तो उसका तो आपको करना पड़ता है। वो कहाँ कुछ योगदान देगा किसी चीज़ में, ठीक है, किसी उत्पादन क्षमता में कहाँ अपना योगदान दे पाएगा, तो उसका तो हमें खुद ही जो है करना पड़ता है। तो वो एक बोझ है, ठीक है, किस पर? जनसंख्या पर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और इसके साथ साथ एजुकेटेड है, ठीक है, और उसे ट्रेनिंग अच्छी मिली हुई है काम करने की, तो वो क्या है? एक मानव पूंजी के तौर पर क्या होता है? मानव पूंजी के तौर पर होता है, उत्पादन क्षमता में अपना योगदान देता है।
अब देखो आगे चलते हैं। शिक्षा, शिक्षा जो है उसको लेकर अब एक एक जो इसका है ना, इन सबको समझेंगे हम। शिक्षा जो है, शिक्षा पहली पंचवर्षीय योजना में 151 जो करोड़ रुपए जो है शिक्षा पर लगाए गए थे, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इतने ज़्यादा जो करोड़ रुपए हैं वो लगाए गए थे, आप देख सकते हैं। महिलाओं की अपेक्षा अगर हम पुरुषों की बात करें तो साक्षरता दर जो है हमेशा जो है पुरुषों की ज़्यादा होती है शिक्षा को लेकर। महिलाओं की एजुकेशन किसी ना किसी उससे छुड़वा दी जाती है, और आप सभी पढ़ रहे हैं अभी तक, अच्छी बात है, आप सभी मेहनत कीजिए। आप देखो यहाँ पर जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर जो है करीब कितनी है, 16.6% जो है, इतनी दर बढ़ी थी, आपको ध्यान रखना है। 2011 में अगर केरल की बात करें, ये चीज़ें पूछी जाती है इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 2011 में केरल की बात करें, आपको पता होगा कि जो केरल है, केरल जो है एजुकेशन में सबसे आगे है हमारे राज्यों में। तो केरल की बात करें, साक्षरता दर 94% तक की है, कितनी ज़्यादा है। अब कहा जाता है जो डॉक्टर वगैरह है वो कहाँ के बनते हैं, केरल के जो है वो बनते हैं आकर। क्यों बनते हैं, वो इतना ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं इस वजह से। ठीक, तो केरल की आपको ध्यान रखना है 94% थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बिहार की जो है 62% थी, सबसे कम बिहार की। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सेतु पाठ्यक्रम हो गया, स्कूल लौटो जो शिविर हो गया, और दोपहर का भोजन जो हो गया, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो है शिक्षा को लेकर चलाए गए सरकार के द्वारा कार्यक्रम हैं। ठीक है, इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे हम, जब हम अपनी अलग से इकोनॉमिक्स की क्लासेस करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो स्वास्थ्य, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर मैं पढ़ा रही हूँ अभी। देखो स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में आपके अगर हम 2011 की बात करें तो उसमें 66 वर्ष से अधिक की जो जीवन प्रत्याशा है, तब तक 66 साल एक नॉर्मल साल जो है देखा गया है 2011 में, कि 66 उम्र तक जो लोग हैं वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, 66 साल तक जो है लोग जी रहे हैं। इसका मतलब कि स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो अच्छी उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, अब देखो 1951 में जो है 147 जो थी, उससे घटकर अब 2012 में 42 रह गई शिशु मृत्यु दर। इसका मतलब है कि जो शिशु जन्म लेते थे और वो मर जाते थे तुरंत, तो वो जो है शिशु मृत्यु दर हो गई। तो वो सारे जो शिशुओं ने जो जन्म लिया उनमें से कितने मरे हैं, तो वो 42 हो गई घटकर। तो ये तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, और इससे जो है स्वास्थ्य सुविधा हमारी जो है वो अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखो, जो इसी अवधि में जो जन्म दर है वो कितनी हो गई, जन्म दर बढ़ गई 22.1। देखो, जब जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ती है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर बढ़ती है, ये हमारे लिए अच्छा संकेत होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी को अच्छे से पढ़ना है। बेरोजगारी जो है क्या होती है, हर किसी को बेरोजगार नहीं कहेंगे, जो बैठा हुआ है घर पे वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी कौन है, जो व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के लिए इच्छुक है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। सिंपल सी बात है। अब देखो, जब प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी कि जो मजदूरी दर चली हुई है उस पर काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है और फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगार कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर मैं आपको बता दी हूँ। देखो, अब मानो कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, काफ़ी पीएचडी कर रखी है उसने, और सरकार उसे काम दे रही है कि तुम जो है ईंट ढोने में लग जाओ, ठीक है, 100 दिनों के लिए या फिर 150 दिनों के लिए, जो भी काम है वो देती है। पर वो मना कर देता है, नहीं मैं क्यों करूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। तो वो उस काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो सरकार उसे बेरोजगारी के वहाँ से हटा देती है। वैसे ये एक शिक्षित बेरोजगारी होती है, पर सरकार उसे काउंट नहीं करती है उस चीज़ में। जब वो रोजगार उपलब्ध करवा रही है तब वो इनकार कर देता है, तो सरकार उसे उस चीज़ में इंक्लूड नहीं करती है। अब देखो, जो श्रम बल या श्रम शक्ति है वो क्या होती है। श्रम बल या श्रम शक्ति में वो लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र जो है 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में होती है। वो व्यक्ति क्या होते हैं, वो श्रम बल या श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यही व्यक्ति जो है वो अपना श्रम बल या श्रम शक्ति दे सकते हैं, और ये व्यक्ति अगर इनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो ये व्यक्ति बेरोजगार है। ठीक है, अगर कोई 14 वर्ष का बच्चा है और वो जो है वो कोई काम नहीं करता है, केवल पढ़ता है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तो क्या ये श्रम बल में होगा इंक्लूड या फिर बेरोजगारी में इंक्लूड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कह रहा है कि 14 साल तक के बच्चे अगर काम करते हैं तो चाइल्ड लेबर कहलाता है वो। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, आपको ध्यान रखना है। और जो नगरीय क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है हमें ज़्यादा। अब यहाँ पे इसे समझ लेते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब जैसे मौसम आता है एक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फल वगैरह है वो भी हमारे मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं। संतरे हमें सर्दियों में मिलते हैं, ठीक है, आम हमें गर्मियों में मिलते हैं। अब तो स्टोर करके रख लिए जाते हैं, अभी मिल जाते हैं, पर महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, इसी तरीके से होती है कि जो जैसे मानो एग्जाम्पल, जैसे एक किसान जो है वो अपनी फसल उगाता है, ठीक है, 6 महीने वो अपनी फसल वगैरह उगाता है, पर वो 6 महीने क्या है,
इंतज़ार करता है अगले मौसम आने का जब वो फसल उगा सके। ठीक है, तो वो जो 6 महीने जो है काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, वो मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि मानो 8 लोग किसी काम करने को में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई भी काम करे, एक खेत में काम कर रहे हैं, 8 सदस्य हैं एक परिवार के, वो काम कर रहे हैं, पर उस जो उत्पादन हो रहा है वो 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखो नगरीय क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी, इसे तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आप सभी। अगर आप में से बहुत सारे जो हैं अभी पढ़ लिख कर बैठे हैं और आप सभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, तो आप सभी भी शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा 2011 से 12 में अगर हम भारत में देखें तो निर्धन यानी निर्धनता वाला चैप्टर है ये। तो इसमें जो निर्धनों की जो संख्या वो कितनी रही है, 270 मिलियन रही है। आपको ध्यान रखना है कितनी ज़्यादा है, यानी कि 27 करोड़ लोग जो है निर्धन हैं। और निर्धन किन्हें माना जाएगा अभी हम देखेंगे। जो निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं वो निर्धन होते हैं। अब निर्धनता रेखा क्या होती है, चलो पहले आपको यही बता दूं निर्धनता रेखा क्या होती है। एक ऐसी रेखा सरकार डिसाइड करती है कि अगर इससे नीचे अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो निर्धन होगा, अगर बिल्कुल इस लाइन पर है तो इसका मतलब क्या, वो निर्धन होने वाला है, गरीब होने वाला है, पर इससे नीचे है तो वो क्या है, वो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, तो ये निर्धनता रेखा होती है, यानी कि इस रेखा से नीचे जो व्यक्ति है वो अपनी खुद की मूलभूत आवश्यकताएं जो उसकी बेसिक नीड्स है उसे पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल पा रहा है उसे, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब देखो निर्धनता के कारण या फिर संबंध बोल सकते हैं कि निर्धनता का किस किस से संबंध है। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ भूमिहीनता। अगर किसी के पास भूमि नहीं है तो वो भी तो निर्धन है। यानी मैंने कहा ना रोटी कपड़ा मकान, मकान में आपकी भूमि भी तो आ गई ना। अगर रहने के लिए मकान नहीं है, काम करने के लिए भूमि नहीं है, तो वो भूमिहीनता हो गई। अब बेरोजगारी गरीबी से बहुत अच्छे तरीके से अटैच्ड है। अब कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो वो जो है वो अपनी चीज़ें कैसे पूरी करेगा, उसके पास तो सैलरी नहीं है, उसके पास तो इनकम का एक कोई भी स्रोत नहीं है, तो कहाँ से अपनी चीज़ें पूरी करेगा जो बेसिक नीड्स है। सिंपल सी बात। अब देखो परिवार का आकार, अगर परिवार का आकार छोटा है तो वो जो है कम निर्धन, ऐसा माना जाता है कि कम निर्धन होते हैं। वैसे भी आजकल कहा जाता है कि हम दो हमारे एक। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों सरकार इसको जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्यों? इसकी वजह से क्योंकि संसाधन बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, और उन संसाधनों को हम अच्छी तरीके से प्रयोग करें उसके लिए हमें जनसंख्या थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। अगर हम निर्धनता को देखते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, तो हम कहते हैं जनसंख्या कम करो। अगर हम मानव पूंजी को देखते हैं तो हम कहते हैं उस जनसंख्या पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो। सिंपल सी बात। अब जो निरक्षरता का मतलब होता है कि हम साक्षर नहीं है, या फिर जो साक्षरता नहीं है किसी के पास, यानी कि जो अनपढ़ होते हैं वो भी क्या है, उसकी वजह से भी निर्धनता होती है। अब कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नौकरी अच्छी खासी तो नहीं मिल सकती ना, तो वो छोटी मोटी नौकरी पर लगा हुआ है, और उस नौकरी में भी वो जो है ऐसी नौकरियों पर लगे होते हैं जहाँ पर नियम कानून जो है वो फॉलो नहीं होते, रूल्स फॉलो नहीं होते सरकार के। वहाँ पर मानो 800 रुपये सरकार ने एक दिन के रख रखे हैं, तो वो जो है उन्हें 400 देते हैं। तो निर्धनता की वजह से, यानी कि वो जो है अनपढ़ है, इस वजह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और उन्हें लगना पड़ता है काम पर। उसमें खराब स्वास्थ्य या फिर कुपोषण भी जो एक निर्धनता का एक प्रकार है। अब देखो जो बाल श्रम है ये भी एक निर्धनता से संबंधित है। यानी कि आपने सुना होगा कि ये जो गरीब होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं, जो भिखारी होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उतना ज़्यादा क्या है लाएंगे, भीख मांग कर लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं से कमा कर लेकर आएंगे। तो वो बाल श्रम जो है इस तरीके से सोचते हैं, तो ऐसा जो है सोचा, ऐसा माना गया है। अब देखो बाल श्रम जो है, अब कोई अपने बच्चे को क्यों काम पर लगाने लग गया? क्या आप अपने बच्चों को काम पर लगा देंगे छोटी सी उम्र में? क्या आप किसी शॉप पर लगा देंगे उसे काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों लगाएंगे? गरीबी में जब आपको रोटी भी नहीं मिल रही है तो आप सोचेंगे जो भी सदस्य है वो हर कोई अपने लिए तो कमाए कम से कम, इसलिए लगा दिया जाता है। और असहायता, हम अगर किसी की सहायता नहीं करते तो वो भी निर्धन बन जाता है। अब देखो सामाजिक अपवर्जन क्या होता है? एक प्रक्रिया सामाजिक अपवर्जन, जिसमें क्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह जो है उन सुविधा, लाभ या अवसर जो है उनसे वंचित हो जाता है जो दूसरों को प्राप्त हो रही है, वो सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो जो भी सुविधा है, लाभ है, कुछ भी चीज़ है, जो भी अवसर वगैरह मिल रहे हैं वो एक व्यक्ति को तो मिल रहा है पर दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रही है, तो वो क्या सामाजिक अपवर्जन। जैसे कि जाति व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। जाति व्यवस्था में ये चीज़ देखी गई है। पहले क्या होता था जाति व्यवस्था में कि जो
एक जाति को तो बहुत सारे अवसर दिए जाते थे, दूसरी जाति को नहीं मिलते थे, जो पिछड़ी जो जातियां हैं उनको नहीं मिल पाते थे। इस वजह से सरकार ने जो है ये जो रिजर्वेशन है वो स्टार्ट किया है कि अवसर जो प्रदान है वो सबको हो, प्राप्त सबको हो, ठीक है। अब देखो असुरक्षा, असुरक्षा क्या होती है? असुरक्षा यहाँ पर जो है असुरक्षा का निदान परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जो है जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प, यानी कि अलग अलग जो समुदाय हैं उनके पास कौन कौन से विकल्प है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए जीविका जो है वो खोज सकते हैं, यानी कि अपने लिए कमाने का साधन एक खोज सकते हैं, वो असुरक्षा होती है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो असुरक्षित व्यक्ति है, ठीक है। अब देखो निर्धनता रेखा मैंने आपको पहले ही समझाया है, किसी व्यक्ति की आय या उपभोग एक न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाता है, यानी कि एक डिसाइड की गई एक लाइन है कि इससे नीचे गिर गया तो वहां पर जो है वो व्यक्ति निर्धन है, और वो व्यक्ति अपनी खुद की मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो भी पूरी नहीं कर पाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की स्वीकृत कैलोरी, यानी कि भारत जो है उसने कितनी कैलोरी डिसाइड की गई है भारत में, कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को 2400 जो हर एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी लेनी चाहिए एक दिन के अंदर, ऐसे डिसाइड की गई है। और नगरीय क्षेत्र यानी कि जो शहर है उसमें 2100 कैलोरी डिसाइड की गई है, क्योंकि नगर जो शहर होता है उसमें इतनी ज़्यादा जो अपने खुद की बॉडी का जो श्रम होता है वो हम प्रदान नहीं करते जितना गाँव में लगता है, इस वजह से गाँव की ज़्यादा है। निर्धनता रेखा का आकलन जो है, यानी कि निर्धनता रेखा कैसे डिसाइड की जाती है हमारे भारत में, तो हर 5 साल के बाद सर्वेक्षण होता है, एक आपको ध्यान रखना है। और ये सर्वेक्षण जो है NSSO के अंतर्गत होता है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके थ्रू जो है ये सर्वेक्षण होता है। और उसके द्वारा हम जो है ये देखते हैं कि कौन जो है इस रेखा से नीचे है, जैसे हम BPL और ये बोलते हैं ना BPL परिवार, यानी कि जो इस निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं उसे BPL वाले परिवार बोलते हैं। और उन्हें उनके लिए सरकार बहुत सारे जो है चीज़ें भी करती है, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो विश्व बैंक, विश्व बैंक किस व्यक्ति को निर्धन मानेगा? विश्व बैंक जो है हर किसी देश के लिए एक समान मानक उसने डिसाइड किया है कि ये जो है अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, चाहे वो कोई गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश हो, अगर ये चीज़ किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है तो वो व्यक्ति निर्धन है। यानी कि $1 प्रति व्यक्ति खर्च नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति निर्धन है, ऐसा विश्व बैंक ने माना है। और इसमें जो है अगर हम देखें भारत जो है पूरे विश्व में जो है निर्धन है, ठीक है। राष्ट्रीय तौर पर अगर हम देखें तो निर्धन होता है, दिखाई देता है हमें। 2011 से 12 की बात करें तो इसमें निर्धनता रेखा से नीचे जो है भारत में 21.9% जो है जो निर्धन व्यक्ति है वो पाए गए हैं। ध्यान रखने आंकड़े जो मैं 2011 वाले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो असुरक्षित जो समूह है वो कौन से असुरक्षित समूह, देखो आप फटाफट लाइक भी कर दो क्योंकि इतनी देर हो चुकी है और आई होप अभी तक आप रुके हुए तो इसका मतलब आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो आप फटाफट लाइक करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। देखिए क्योंकि मेहनत की जा रही है आपके लिए, नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, फिर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है करना पड़ेगा। देखो असुरक्षित समूह जो है उसमें क्या है, हमारे सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। यानी कि जो सामाजिक समूह जो हैं हमारे निर्धनता के प्रति सबसे ज़्यादा जो कहे जा सकते हैं असुरक्षित, वो कौन से आते हैं? उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है उनके पास जो है ऐसे विकल्प जो है उपलब्ध नहीं हो पाते जिससे वो अपनी जीविका का अर्जन कर पाएँ, तो इसलिए सरकार उन्हें कुछ छूट देती है, ठीक है। अब देखो आर्थिक समूह सर्वाधिक असुरक्षित, आर्थिक तौर पर कौन से समूह होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें जो किसान होते हैं, जो किसान का जो श्रमिक परिवार है वो असुरक्षित है। मानो 6 महीने के लिए वो किसान जो है खेती करते हैं, तो उन 6 महीने में जब वो खेती उग रही है, ठीक है, फसल उग रही है, तो वो जो फसल उग रही है वो टाइम जो है उसमें तो भूखमरी जैसी स्थिति आ जाती है उनके लिए। और अब देखो नगरीय अनियमित मजदूर, यानी कि नगरों में जो शहरों में जो अनियमित मजदूर होते हैं, कभी मजदूरी पर रख लिया जाए और कभी उन्हें निकाल दिया जाए, तो वो भी तो असुरक्षित हो गए ना। अब देखें आगे देखते हैं अंतर्राज्यीय असमानता। अब देखो निर्धनता में ऐसा नहीं है कि राष्ट्र का देखा जाए, भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं उनमें भी असमानता है निर्धनता को लेकर। अगर हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं भारत की, 2011 से 12 में जो हमारा ये हुआ था सर्वेक्षण, तो जनगणना हुई थी, उसमें भारत का निर्धनता का अनुपात 22% बताया गया है, ठीक है, ऑल ओवर भारत का। बट अगर हम राज्य की बात करें तो राज्यों में इससे भी ज़्यादा निर्धनता देखने को मिली है, 22% से भी ज़्यादा देखने को मिली है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो निर्धनता देखने को मिली है वो राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ये आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। अब देखो आगे देखो, इसके नोट्स आप साथ में बनाते चलिए।
अगर आप सोचेंगे पीडीएफ मिलेगी तो नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे, अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी तो इससे क्या होगा, आप पीडीएफ लेके एक साइड डाल देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपकी बहुत सारी सेंसेस यूज होती हैं और आप खुद एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्या आप कॉपी करने के लिए किसी को मतलब कि ऐसे फ्री में प्रोवाइड कर देंगे बच्चों को कि बिना मेहनत के तुम जो करना चाहो वो कर लो? नहीं। आप क्या उनकी बुक का काम करेंगे बैठ के? नहीं करेंगे ना। क्यों क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो बच्चे सीखें, पढ़ें, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है, आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपसे नहीं बन रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में बनाइए। पर आपको लिखना जरूर है, मेरा कहना यही है, आप लिखो जरूर। अब देखो, दो सर्वाधिक जो निर्धन राज्य हैं वो कौन से रहे हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। इन राज्यों में से भी बहुत ज़्यादा जिनमें गरीबी है वो है हमारा बिहार और उड़ीसा। बिहार में 33.7% तक गरीबी है, यानी कि आप देख रहे हैं ऑल ओवर हमारे भारत में तो 22% तक की गरीबी है, पर बिहार में 33.7 तक की गरीबी देखते हैं हम ऑल ओवर राज्यों में से, ठीक है। उड़ीसा में 32.6% की। सबसे नंबर 1 पे बिहार है जो गरीब है। ये चीज़ पूछी जाती है, अच्छे से याद रखना है आपको। अब देखो आगे चलो, ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है यहाँ पर। जहाँ जो वो कौन से राज्य है जिसमें ग्रामीण निर्धनता तो है, साथ साथ नगरीय निर्धनता भी, यानी कि शहरों में भी निर्धनता है और गाँव में भी निर्धनता है। वो कौन से राज्य है? उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब देखो निर्धनता में गिरावट, किस देश में निर्धनता, सॉरी किस राज्य में निर्धनता में गिरावट आई, यानी कि किस राज्य ने ऐसी चीज़ें, कुछ अपने राज्य में ऐसी चीज़ें फॉलो की है जिसकी वजह से वहाँ पर निर्धनता कम हुई है, गरीबी कम हुई है। तो केरल, आपको पता है एजुकेशन की वजह से केरल में जो निर्धनता बहुत ज़्यादा कम हुई है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल। अब देखो पंजाब और हरियाणा जो है उसमें कृषि में वृद्धि होने की वजह से वहाँ पर निर्धनता कम हुई है, ध्यान रखना है, ये रीज़न है इसका। केरल में जो है मानव संसाधन, मानव पूंजी अधिक होने की वजह से, यानी कि उन्होंने एजुकेशन वगैरह पे इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर निर्धनता कम हुई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार की वजह से निर्धनता कम हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण हुआ है, यानी कि अनाज को बांटा गया है लोगों में, गरीबों में, जिसकी वजह से वहाँ पर निर्धनता कम हुई है, सरकार के द्वारा बांटा गया। और जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता जो है हमारी वो क्या है, यानी कि विश्व में जो निर्धनता उसको देखेंगे तो 1990 की बात की जाए तो उसमें 43% से गिरकर जो विश्व में ऑल ओवर जितने देश हैं उनमें 43%, ऑल ओवर देशों की निर्धनता को काउंट किया जाए विश्व में तो 1990 में 43% थी, उससे गिरकर अब जो है 2008 में अगर हम देखें तो 22% तक ही रह गई। और भारत में भी, भारत की निर्धनता भी कितनी है, 22%, आपको ध्यान रखना है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें निर्धनता में कमी आई है, आपको ध्यान रखना है। पर चीन में सबसे ज़्यादा कमी आई निर्धनता में, गरीबी में चीन जो है सबसे आगे रहा है कि चीन ने अपनी गरीबी जो है कम की है, बहुत ज़्यादा कम की है। अभी आप आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, इतनी ज़्यादा कम की है उन्होंने। देखो चीन ने जो है 1981 में जो है 85% निर्धन लोग थे वहाँ पर, 85%। फिर 2008 में उसने घटाकर 14% कर लिए, 85 से 14% कर लिए, बहुत बड़े आंकड़े हैं। और 2011 में 6% तक जो है वहाँ पर निर्धन थे केवल। तो 85 से 6% तक, देखो कितना बड़ा यहाँ पर जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब केवल 6% ऐसे व्यक्ति है जो निर्धन है चीन में। अब तो और भी ज़्यादा कम हो गए होंगे ना, 2011 की बात कर रहे हैं तो। अब देखो जो दक्षिण एशिया के जो देश है जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, तो उसमें 1981 में जो भी देश है दक्षिण एशिया के उसमें जो है 61% थी और घटकर 2008 में जो है 36% रही। तो काफ़ी कम जो है इन्होंने गरीबी जो है कम की है। आप देखो आगे चलते हैं, भारत में जो निर्धनता है वो राष्ट्रीय अनुमान से भी बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी कि जो एक राष्ट्र के लिए अनुमान लगाया जाता है कि एक राष्ट्र में निर्धन व्यक्तियों की संख्या इतनी होनी चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा भारत में, तो यानी कि भारत एक निर्धन देशों में आगे है, ये कह सकते हैं। अब देखो सब सहारा अफ्रीका जो है उसमें 1981 में 51% थी, अब उसमें बढ़कर इन्होंने कम नहीं की, ये बढ़ गई, कम से कम भारत कम तो कर रहा है। तो इन्होंने इनमें जो है 2008 में 47% हो गई, बढ़कर नहीं, ये तो घटकर हुई ना, तो ये गलत लिख रखा है एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर घटकर हो गई। अब देखो लैटिन अमेरिका है, वहाँ पर वैसे का वैसा ही अनुपात रहा, जैसा पहला था वैसे अभी है ना, तो यहाँ से वहाँ हुआ, ठीक है। और रूस में आपको पता है कि पहले जब रूस जो है एक सोवियत संघ के अंतर्गत आता था रूस, तो वहाँ पर जो है कोई निर्धन नहीं था, ठीक है, सरकार सबको जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी, कोई निर्धन नहीं था। बट अब रूस जो है उसमें निर्धनता बढ़ी है, आपको ध्यान रखना, निर्धन हुए हैं वहाँ पर। निर्धनता के क्या कारण होते हैं, हमारे भारत में निर्धनता के क्या कारण रहे हैं, 2 रहे हैं। औपनिवेशिक प्रशासन, ब्रिटिश ने जब हमें औपनिवेश
बनाया था, यानी कि जब उसने हमें गुलाम बनाया था तब क्या हुआ था कि जो भी चीज़ें वो हमारा कच्चा माल बाहर ले जाते थे, अपना वहाँ से तैयार माल भारत में लाकर बेचते थे, हमारे उद्योग धंधे ठप कर दिए बिल्कुल पूरी तरीके से उसने। इसके बाद भूखमरी वगैरह भी पड़ी है भारत में, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो ये निर्धनता वो कायम हुई है। इसके साथ साथ एक और कारण माना जाता है भारत में आय असमानता, यानी कि आय का समान रूप से वितरण नहीं होता है। कुछ लोगों के पास तो इतने ज़्यादा इनकम चली जाती है, इतनी ज़्यादा सैलरी चली जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और कुछ जो है इतने ज़्यादा बहुत ही कम, वो अपनी आवश्यकता से भी आवश्यक जो वस्तु वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आय असमानता देखी जाती है, जिसकी वजह से निर्धनता है। निर्धनता निरोधी जो उपाय हैं वो दो तरीके से किए गए हैं, एक तो आर्थिक समृद्धि और एक है लक्षित निर्धनता निरोधी। देखो, जो आर्थिक समृद्धि है उसमें भारत जो है आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे विकास हो रहा है भारत में, आपको ध्यान रखना है। लक्षित निर्धनता निरोधी, इसमें जो है कुछ उपाय जो है सरकार ने किए हैं वो भी हम देखेंगे। सॉरी, देखो, आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करें सॉरी 1980 के दशक में विश्व में अगर बात करें भारत की, तो आर्थिक समृद्धि सबसे ज़्यादा जो है भारत की हुई थी। और इसके बाद अगर हम देखें 1970 के दशक की बात करें तो 3.5% जो है, उससे बढ़कर 1980 और 1990 में जो है 6% हो गई। और ये एक अच्छा होता है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो एक अच्छा जो है यहाँ पर देखा जाता है। अब देखो, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन का क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। निर्धनता उन्मूलन का मतलब होता है निर्धनता समाप्त करना, उन्मूलन का मतलब खत्म करना। तो ये जो है इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जितना ज़्यादा जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो है निर्धनता उन्मूलन होगी, उतनी ज़्यादा निर्धनता खत्म होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय, अब यहाँ पर हम सरकार के द्वारा की गई जो नीतियाँ हैं वो देखेंगे, और आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा कहा जाता है। अब जो ये मनरेगा है, नरेगा कहा जाता था, मनरेगा जो है ये 100 दिनों के लिए सरकार ने वादा कर रखा है कि 100 दिनों के लिए सरकार क्या करेगी, जहाँ पर भी मनरेगा लागू होगी सरकार उसे जो है 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएगी। अब सरकार कैसा भी रोजगार उपलब्ध करवा सकती है, मकान कहीं पर मतलब इंडस्ट्री कहीं पर सरकार बना रही है, स्कूल बना रही है, तो वहाँ पर भी जो है मजदूर अगर रखने हैं उसे 100 दिनों के लिए किसी मजदूर को जो है सैलरी दे सकती है। तो 100 दिनों के लिए सरकार जो है यहाँ पर रोजगार उपलब्ध करवाती है मनरेगा के तहत। इसके साथ साथ इससे जो है सतत विकास में मदद मिली, आपको ध्यान रखना है। 1/3 से भी ज़्यादा जो महिलाएं हैं, 1/3 महिलाएं जो हैं उनके लिए ये जो सीट है आरक्षित की गई है कि 1/3 महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर फायदा हुआ है। अब देखो, अनुसूचित जाति जो है 23% तक अनुसूचित जातियों को मनरेगा से रोजगार प्राप्त हुआ। अनुसूचित जनजातियों को 17% जो अनुसूचित जनजातियां उनको प्राप्त हुआ, और महिलाएं जो है उनको 53%, सबसे ज़्यादा महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते आगे देखो, ये मनरेगा का ही है। केंद्रीय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करने के लिए जो सरकार है, केंद्र क्या करेगी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी, ऐसा जो है वो माना गया है। अब देखो, जो राज्य जो है वो भी क्या करेगी, राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। अब देखो, 100 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना है, सरकार ने वादा कर रखा है। पर इसमें एक चीज लगाई गई है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर वो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है और सरकार उसे 15 दिन तक रोजगार जो है वो नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, तो वो क्या है, सरकार उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, 100 दिनों के लिए दैनिक भत्ता उपलब्ध करवाएगी, यानी कि उसे जो है उसकी जो सैलरी है वो घर बैठे देगी। अब देखो, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये भी जो है एक चलाई गई है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। इसमें क्या है, 2004 में जो है ये लागू की गई थी, और ये 150 जो जिले हैं हमारे देश के उसमें लागू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या है, जो ग्रामीण निर्धन है उनके लिए स्टार्ट किया गया है ये, और इसमें जो है किसने स्टार्ट किया, ये जो केंद्र है उसने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम, यानी केंद्र ही इसका खर्चा उठा रही है, आपको ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज है, राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क तौर पर उपलब्ध करवाया गया इसके अंतर्गत, कि राज्य जो है वो बांट सके उन लोगों को। अब देखो आगे देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू की गई, आपको ध्यान रखनी। पहली बात तो आरंभ कब की गई, 1993 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षित बेरोजगार जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं और जो छोटे छोटे जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, उनमें जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है उनको सब रोजगार के जो अवसर है वो उपलब्ध करवाए। ऐसे होते हैं जिनकी एज निकल जाती है, ठीक है, अब आप तो तैयारी कर रहे हो, आपकी एज है, बट ऐसे भी तो होते हैं जिनकी एज निकल जाती है। अब वो क्या करें, वो तो कहीं के भी नहीं रहे, तो वो जो है शिक्षित बेरोजगार बन जाते हैं। अब सरकार उन्हें सब रोजगार के जो अवसर वो उपलब्ध करवाती है कि तुम अपना खुद का रोजगार ओपन कर सकते हो।
ठीक है। लघु व्यवसाय और उद्योग जो है वो भी स्थापित किए गए हैं इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। अब देखो ग्रामीण रोजगार सृजन, इसमें क्या है, ये 1995 में जो है स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे शहर है उसमें सब रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, ये वही सेम बात है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 25 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं उन्हें रोजगार जो है प्राप्त हुआ है ग्रामीण रोजगार सृजन के अंतर्गत, पूछा जा सकता है। आगे चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो है 1999 में आरंभ की गई है। कब स्टार्ट की गई और क्या उद्देश्य है, ये पूछे जाते हैं आपके। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लेके जाना। यानी कि उन्हें जो है कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, जो गरीब परिवार हैं उन्हें कुछ ऐसे सहायता प्रदान की जाए, चाहे वो बैंक के तौर पर सहायता प्रदान की जाए, चाहे वो उनका कुछ काम धंधा खुलवा के की जाए, तो उन्हें क्या निर्धनता रेखा से ऊपर लेकर जाना। निर्धनता रेखा से नीचे जो होते हैं वो गरीब होते हैं, तो उन्हें जो है निर्धनता रेखा से ऊपर लेकर जाना, निर्धनता रेखा से गरीबी रेखा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, आगे चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना है वो क्या आपकी, प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना जो है वो 2000 में आरंभ हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो मूल सुविधाओं यानी कि जो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें जो है राज्य के अंतर्गत क्या करेगी, राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जो है प्राप्त की जाएगी, जिससे जो है राज्य जो है जो राज्य के अंतर्गत जो मूल सुविधाएं उसके नागरिकों को प्रदान होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, वो उन्हें प्राप्त हो सके। उसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, कुछ और सहायता प्रदान करेगी, यानी कि कुछ वित्त सहायता प्रदान कर सकती है। जैसे कि एक राज्य के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य होने बहुत जरूरी है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होनी बहुत जरूरी है, ग्रामीण आश्रय होने बहुत जरूरी है, और ग्रामीण पेयजल और विद्युत भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, बिजली जो होती है वो भी। तो इनके लिए जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी राज्यों की, और ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम उद्यान योजना के अंतर्गत है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, फोर्थ हमारा और लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, क्लास 9th का, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फटाफट देखते हैं, और यहाँ तक पहुँच चुके तो फटाफट लाइक कर दो। देखो मुझे पता है आपने लाइक नहीं किया जिसका, तो जिसने कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो कैसी लग रही है ना, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन करना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, यूनिक क्लासेस नाम है इसका, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपका खुद का चैनल है ये, ठीक है, आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है, तो आपका ही चैनल हुआ ना। अब देखो, खाद्य सुरक्षा की बात की जाएगी पूरे चैप्टर में, और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में बताया जाएगा। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो, किसी देश के अंदर क्या होती है, जो खाद्य सुरक्षा है या नहीं है, वो क्या है, वो जो है इन चीज़ पर निर्भर करती है। अब थोड़ा सा मोटे तौर पे मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, खाद्य सुरक्षा क्या होती है। ये जो सरकार है वो क्या करती है, जो खाद्य होते हैं, जो फूड होते हैं, उसे स्टोर करके रखती है। क्यों करती है, एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। क्यों करती है, क्योंकि अगर मानो कभी ऐसी आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तूफान आंधी वगैरह, या फिर जो इतनी ज़्यादा बारिश बाढ़ वगैरह आ जाए, तो उस स्थिति में जो है भूखमरी हो जाए, उस स्थिति में सरकार जो है हेल्प कर सके, जो जनता है सरकार की, वहाँ पर नागरिक जो है सरकार के, उन्हें जो है फूड तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो उपलब्ध हो सके, उसके लिए स्टोर करके रखती है। तो ये जो है खाद्य सुरक्षा होती है। अब देखो यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, यानी कि हर किसी को, और इसके साथ साथ ये नहीं कि जो खाद्य सुरक्षा उसी टाइम के लिए रखी जाएगी, इसके साथ साथ ये भी है कोई गरीब व्यक्ति है उनको भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की, और वो कहाँ से पूरा करती है, उसी भंडार से पूरा करती है जहाँ पर उसने इन चीज़ों को स्टोर करके रखा है। तो सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, ठीक है। दूसरी बात, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता खरीदने की क्षमता, यानी कि जो भी चीज़ गुणवत्ता वाली चीज़ है उसको खरीदने की क्षमता हो, ऐसा होना चाहिए। साथ साथ खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, यानी खाद्य उपलब्ध ना हो ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए उस देश में। जो है हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर खाद्य सुरक्षा है। भाई ये तीन चीज़ें जब किसी देश की जनता की पूरी नहीं होगी, तो वो सरकार कैसे सोच सकती है कि वो जो है खाद्य को स्टोर करके रखे। मानो सरकार खाद्य को स्टोर करके रखती है, भाई पहले ही तुम्हारी जनता को चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन्हें जो है भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, अपनी गुणवत्ता वाली चीज़ें प्राप्त नहीं हुई, और सरकार उसमें से भी छीन कर जो स्टोर करके रख रही है, नहीं सरकार करिए मैं तो बाद में दूंगी, तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी होगी ना, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं।
प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे किस तरीके से जो अकाल है वो आता है, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक आपदा वही बाढ़ वगैरह आ जाती है, जब प्राकृतिक आपदा हो गई, भूखमरी वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होती है, तो इस प्राकृतिक आपदा आने की वजह से जो हमारी उपज होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो फसल वगैरह उसको नुकसान पहुंचता है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो जाती है। अब मानो बिहार में जो है बाढ़ आ जाए, मानो तो, या फिर उत्तराखंड में बाढ़ आ जाती है बहुत बारी, तो बाढ़ आ जाए, फसल कम हो जाए, तो वो क्षेत्र जो है प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे अगर लंबे समय तक ऐसा ही होता है, इसकी वजह से वहाँ पे भूखमरी हो जाएगी और भूखमरी की वजह से अकाल पड़ जाएगा। ऐसा बिहार में भी हुआ था एक बारी, 1960 के दशक में हुआ था, या फिर 70 कैसे ही। अब देखो भारत में सबसे भयानक अकाल जो है कब पड़ा है, उसके बाद अभी तक ऐसा अकाल नहीं पड़ा है, टचवुड। देखो बंगाल का जो अकाल है वो सबसे भयानक जो अकाल रहा है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 1943 में पड़ा था, ध्यान रखना है। अब देखो खाद्य असुरक्षा, जो खाद्य असुरक्षा है, असुरक्षित सर्वाधिक प्रभावित वर्ग कौन सा है, यानी कि खाद्य असुरक्षता का मतलब है कि जिसके पास खाद्यान्न की कमी होती है, तो वो जो है ऐसे कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसमें हमारे भूमिहीन जो हैं वो आ जाते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती है। भूमि नहीं है तो खाने के लिए भी नहीं होगा ना, यानी कि जैसे जो भूमिहीन मजदूर होते हैं वो आ जाएंगे। पारंपरिक दस्तकार आ जाते हैं, पारिवारिक सेवाएं प्रदान करने वाले आ जाते हैं इसमें, और अपना छोटा मोटा काम जिन्होंने स्टार्ट कर रखा है वो आ जाते हैं, कभी काम चलेगा कभी नहीं चला, ठीक है। और भिखारी जो है वो आ जाते हैं। ये जो आपका खाद्य असुरक्षित है वो क्या होता है, असुरक्षा जो है वो क्या होता है कि कभी तो आपके पास जो है कभी ऐसा हो कि हमारे पास जो है खाद्य असुरक्षा हो सकती है, हमें ऐसा डर रहे। तो ऐसा डर किसके पास होता है, भूमिहीन जो किसान होते हैं उन्हें ऐसा डर रहता है कि जो है हमारा मालिक हमें हटा देगा, भूमि नहीं देगा, तो हमारा जो है कैसे खाना पानी चलेगा, ठीक है। और जो छोटा मोटा जिसने काम स्टार्ट कर भाई अभी तो काम चला हुआ है, अगर काम ठप हो गया तो क्या होगा, 2 दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया तो क्या होगा, खाना कैसे हम खिलाएंगे अपने बच्चों को, और हम कैसे खाएंगे, ये चीज़ होती है ना। तो ये इसके अंतर्गत है। शहरों में अगर वर्क की अगर हम बात करें तो अभी हमने ग्रामीण की बात करी थी ऊपर, शहरों की बात करें अभी हम, तो कामकाजी सदस्य हो गए और कम वेतन प्राप्त करने वाले हो गए, श्रम बाजार में अनियमित, यानी कि जिसे कभी बुला लिया और कभी जो है निकाल दिया, ऐसे श्रमिक। तो ये इनको डर रहता है कि जो खाद्यान्न असुरक्षा वो पड़ सकती है। अब देखो आगे चलते हैं, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित जो है वो कौन होते हैं, कुपोषण जिनमें होता है, यानी कि कुपोषित जो होते हैं वो महिलाओं और जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो है खाद्य असुरक्षा देखी गई है, ठीक है। यानी कि उनके पास जो है उनकी पौड़ी में देखी गई है कमियां देखी गई हैं कि उन्हें जो है एक पौष्टिक आहार भी नहीं मिल रहा है। और 1998 से 1999 की बात करें तो इसमें जो महिलाएं और बच्चों की जो संख्या है वो 11 करोड़ है, ठीक है। 11 करोड़ तक की मानी गई है, ठीक है। मानी नहीं गई है, ये तो आंकड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 11 करोड़ तक की जो आंकड़े हैं वो देखे गए जो खाद्य असुरक्षा जिन्हें मिली है। अब देखो भूखमरी जो है वो जो है वो क्या होती है, भूखमरी जो है एक गरीबी की एक अभिव्यक्ति कह सकते हैं। जो गरीब है वो भूखमरी का एक शिकार होता है और यह गरीबी भी लाता है, ठीक है। भूखमरी गरीबी भी लेकर आता है। भूखमरी के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है दीर्घकालिक और एक होता है मौसमी जो भूखमरी होती है। अब दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के लिए, और लंबे समय के लिए कौन सी होगी, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वो जो है भूखमरी का सामना करता है। भूखमरी का मतलब है उसे खाना नहीं मिल रहा है तो भूखमरी हो गई। तो मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण, यानी कि ना मात्रा हो गई या गुणवत्ता जो हो गई उसको नज़रअंदाज करते हुए हम जो है कोई भी आहार ग्रहण करते हैं, उसकी वजह से भी भूखमरी हो सकती है। और जब खाना ना भी मिले तो वो भी भूखमरी होगी, तो गरीब लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मौसमी भूखमरी किसे कहेंगे, जो एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हो, जैसे कि फसल उपजाने या काटने का जो चक्र होता है एक किसान के लिए, जो फसल उगाई है और जो उसने काटने का जो टाइम होता है उस बीच में अगर वो जो है कोई काम नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पर भूखमरी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो जो कृषि क्रिया है उसमें मौसमी जो भूखमरी है वो हो सकती है। नगरीय क्षेत्र में अगर हम देखें, अनियमित जो श्रमिक होते हैं, अनियमित यानी कभी उसके मालिक ने उसे बुला लिया काम पर और कभी नहीं बुलाया, तो ये हो गई।
आगे चलिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति स्टार्ट की थी, ये बताया गया है, बस इतना ही बताया गया एनसीईआरटी बुक में, तो इतना याद रखो, जो गेहूं क्रांति 1968 में स्टार्ट की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अब देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा जो है वो दो तरीके से की जाती है, एक तो बफर स्टॉक और एक होता है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक जो है वो क्या है आपका, भारतीय खाद्य निगम जो है FSI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का जो भंडार है, यानी सरकार अपने पास जमा करके रखती है, वो बफर स्टॉक हो गया। और ये जो है सरकार क्या करती है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान जो है अच्छी फसल उगाएं, किसान का जो मनोबल है वो ना टूटे। तो उसके लिए पहले क्या होता था, किसान जो है बिचौलिया आता था, बिचौलिया किसान से लेता था और वो जाकर जो मंडी वगैरह वहाँ पर बेचता था। तो यहाँ पर जो है किसान से बहुत सस्ते में ले लेता था वो चीज़ों को। पर अब सरकार ने क्या कर दिया, न्यूनतम समर्थित जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिया, यानी जो न्यूनतम समर्थित जो कीमत है वो निर्धारित कर दी कि इतनी कीमत पर जो है तुम्हें, अगर कोई तुमसे खरीदे तो दे दो, अगर ना खरीदे तो डरने की बात नहीं है, मैं खरीदूंगा, यानी कि सरकार खरीदेगी उस चीज़ को, डरने की बात नहीं है। तो ये है, और ये जो कीमत है बुआई के टाइम पर ही जो है डिसाइड कर दी जाती है सरकार के द्वारा कि फसल की कितनी कीमत जो है वो न्यूनतम है। अगर इससे ज़्यादा में अगर कोई तुमसे खरीद रहा है तो तुम दो उसे, पर इससे कम में तुम्हें नहीं देनी है। अगर कम में ऐसा लगे, किसान को डर रहता था ना पहले कि अगर हम नहीं बेचेंगे तो हमारी फसल तो खराब चली जाएगी। अब सरकार कहती है तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम मुझे दो, मैं खरीदूंगा उतनी कीमत पर तुमसे, ठीक है। खरीदे हुए अनाज का खाद्य भंडार जो है वो रखा जाता है, यानी कि जो अनाज जो है सरकार खरीदती है न्यूनतम समर्थित मूल्य पर, उसे जो है भंडार के तौर पर रखती है कि आने वाले टाइम पर अगर जरूरत पड़ जाए तो सरकार उस बफर स्टोर से निकाल कर जो है अपनी जनता को दे सकती है। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे हम PDS बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, जो PDS है सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये क्या होती है, इसमें जो है सरकार ने एक राशन की दुकानें खोली हैं, इसके माध्यम से, और सरकार इसमें क्या करती है, जो अनाज होता है, जो तेल होता है, इन सबको जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उन्हें जो है खाद्य की आवश्यकता की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उन्हें क्या करती है सरकार बांटती है। आपको पता होगा क्या आस पड़ोस में राशन की दुकानें होंगी, उसमें जो सरकार है उसके द्वारा जो चावल, गेहूँ, जो हमारा जो मिट्टी का तेल वगैरह वो बंटता है, ठीक है। अब देखो 5.5 लाख जो राशन की दुकानें हैं इसके अंतर्गत खोली गई हैं। ध्यान रखना आपको, राशन की दुकान को उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है, जिसमें जो है बाजारी जो कीमत होती है, बाजार में चावल की कीमत जो चली हुई है उसे बहुत कम कीमत पर यहाँ पर बेचा जाता है। हाँ, क्वालिटी कम आती है, पर सरकार की तरफ से तो भाई बढ़िया क्वालिटी आती है, ठीक है, सरकार की तरफ से तो अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। आगे जो है उस पैसे को जो है लोग जो हैं जिनके पास भी, जिनके हाथों में आते हैं ना, वो जो है अपनी तरफ खिसका के और आगे बढ़ा देते हैं। आपको तो सारी सच्चाई का पता, आपको क्या बताया जाए। तो बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को जो है बेचा जाता है इन राशन की दुकानों पर। ये एक प्रणाली स्टार्ट की गई और एक बढ़िया प्रणाली देखने को मिली है। कोविड-19 में भी ये चीज़ नहीं रुकी, कितनी बढ़िया बात है। अब देखो, भारत में राशन व्यवस्था जो है वो क्या है, बंगाल कैसे स्टार्ट हुई है। बंगाल में जब अकाल पड़ा था हमारा 1943 में पड़ा था ना, तो इसमें क्या है आपका, इससे 1940 के दशक में पड़ा था, तो इसमें जो है ये जो राशन की व्यवस्था वो की गई थी, ठीक है, लोगों के लिए। जब अकाल पड़ेगा सरकारी जिम्मेदारी है लोगों तक जो भोजन है वो उपलब्ध करवाना। हरित क्रांति से पहले जो है जब खाद्य संकट पड़ा भारत में 60 के दशक में, यानी कि 1960 के दशक में, तो जब जो है तभी भी राशन व्यवस्था की गई, बिहार वगैरह साइड पड़ा था। अब देखो 70 के दशक में जो है NSSO ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 3 जो प्रणालियां सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई, वो प्रणालियां कौन कौन सी, फटाफट देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमने ऊपर देखी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो है 1975 में स्टार्ट की गई थी, और काम के बदले अनाज FFW जो है उसके द्वारा 1977 से 1978 में स्टार्ट की गई थी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो भी स्टार्ट किए गए, और इसके द्वारा जो है राशन की व्यवस्था जो है वो की गई है। उन्मूलन कार्यक्रम का मतलब है कि गरीबी को खत्म करो, समाप्त करो। और आगे आगे जो है जो PDS है उसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है बदल दिया गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है कि एक टारगेट कर लिया गया है कि जो BPL परिवार है, पहले क्या होता था, गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, मतलब थोड़ा गरीब हो, चाहे वो निर्धनता रेखा से काफ़ी नीचे हो, चाहे निर्धनता रेखा के बिल्कुल पास में, उन्हें क्या दे दिया जाता था। पर अब जो है लक्षित एक टारगेट कर लिया गया कि इस वर्ग को ही क्या दिया जाएगा, इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक है, इस वर्ग तक ही जो है वितरण किया जाएगा, BPL जो परिवार है उन तक ही वितरण किया जाएगा। वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए,
इसमें सारी यहाँ पर दे रखी है। देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में तक रही है, आपको ध्यान रखना है। 1992 जो है वहाँ पर स्टार्ट की गई है, ठीक है। लक्षित समूह इसका सर्वजनीन था, यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं वो रहे हैं इसका लक्ष्य कि इन लोगों तक जो है राशन की व्यवस्था की जाए, ठीक है। इसमें गेहूं और चावल जो है कितने कितने कीमत पर दिया जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेक्शन। अब देखो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में थोड़ा सा संशोधन किया गया, 1992 में किया गया। और ये जो है पिछड़े ब्लॉक यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ तक जो है राशन जो है पहुँचाया जाए। फिर मेन आता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें जो है बीपीएल परिवारों को लक्षित किया गया, एपीएल परिवारों को लक्षित किया गया कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको क्या दिया जाए, राशन की सुविधा उपलब्ध हो। निर्धन और गैर निर्धन जो व्यक्ति हैं उनमें भेद किसमें किया गया, कौन सी प्रणाली के अंतर्गत किया गया, गरीबी का कौन सी जो एक प्रणाली चलाई गई जिसके अंतर्गत जो है कौन सी ऐसी जो नीति चलाई गई सरकार के द्वारा जिसके अंतर्गत गरीबी और गैर गरीब जो लोग हैं उनको उसमें विभाजित करके उसको बांट कर लक्षित करके जो है वो किया गया। तो वो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, 1997 में हुई। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आगे चलते हैं। आगे देखो अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में स्टार्ट की गई है और निर्धनों में सबसे निर्धन जो व्यक्ति है उसे जो है इसके अंतर्गत जो है टारगेट किया गया। फिर अन्नपूर्णा, सबसे पहले जो है कौन सी जो नीति है उसके अंतर्गत टारगेट किया गया था, वो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अन्नपूर्ण योजना 2000 में स्टार्ट की गई, ये जो है दीन वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके लिए स्टार्ट की गई थी। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है योग्य परिवार जो है उनके लिए स्टार्ट की गई है, जो इनके लिए योग्य हैं। अब देखो यहाँ पर एक पेज और रह गया हमारा ये, और फटाफट करके इसे कंप्लीट करते हैं। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स कंप्लीट। अब देखो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है उसमें कहा गया है कि खाद्य एवं पोषण संबंधी जो भी सुरक्षा है वो क्या सस्ती कीमतों पर हमें जनता को उपलब्ध करवानी है, ऐसी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक। दूसरी बात ये जो है ये 75% तक इसका लाभ जो है ग्रामीण जनसंख्या को हुआ है और 50% तक इसका लाभ जो है शहरी जनसंख्या को हुआ है। ये हो गया। अब देखो अंत्योदय अन्न योजना जो है, अंत्योदय जो अन्न योजना 2000 में स्टार्ट की गई दिसंबर के, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और ये TPDS जो है आपका टारगेट जो आपका ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसे TPDS कहते हैं, उसमें आने वाले जितने भी निर्धनता रेखा से नीचे के जो लोग थे यानी कि जो BPL परिवार के जो लोग थे उन्हें टारगेट किया गया और ऐसे 1 करोड़ लोग जो हैं उन तक जो है पहचान बनाई गई और उन्हें जो है अन्न उपलब्ध करवाया गया। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं जो है वो दिया गया उन्हें, और 3 रुपये प्रति किलोग्राम जो है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई, ध्यान रखना आपको। इसके साथ साथ 25 किलोग्राम अनाज जो है उपलब्ध करवाया गया और अप्रैल 2002 में जो है ये 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम जो अनाज है वो कर दिया गया। जून जो आपका 2003 है और अगस्त 2004 जो है उसमें 50-50 लाख जो और BPL परिवार है उन्हें 2 बार जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना BPL परिवार को 2 बार जोड़ा गया, जिससे अभी हमने ऊपर देखा कि जो BPL परिवार है उन्हें टारगेट करते हुए 1 करोड़ जो लोग हैं उनकी पहचान की गई थी। अब उन्हीं परिवारों को BPL परिवारों को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 करोड़ तो होंगे ही ना, तो 2 करोड़ की जनसंख्या हो गई इसमें, ठीक है। तो ये आपकी अंत्योदय अन्न योजना थी। अब देखो ये सब्सिडी क्या होती है, सहायकी क्या होती है, सब्सिडी आपने सुना होगा सब्सिडी मिलती है, तो ये क्या होती है। अब आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो केजरीवाल की सरकार है उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बिजली होती है, बिजली बिल होता है उसमें सब्सिडी जो है अगर कोई फिल करेगा तभी उसे छूट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सब्सिडी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करती है, यानी कि जो ऐसे आर्थिक तौर पर जो गरीब होते हैं व्यक्ति उन्हें क्या है सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी वजह से वो अपने कार्य कर पाते हैं। इसमें जो है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है, तो भाई ऐसी डेफिनेशन है। देखो सब्सिडी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो मानो किसी ने फैक्ट्री ओपन की है और वो जो है बिजली का इतना बड़ा भुगतान नहीं चुका पाता है, तो उसके लिए सरकार क्या कहती है, तुम फैक्ट्री ओपन करो, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें सब्सिडी दूंगी, कुछ % छूट दूंगी उस चीज़ में। तो सरकार जब आर्थिक सहायता प्रदान करती है वो भी क्या है कुछ % प्रदान करेगी, सारे के सारे नहीं करेगी आर्थिक सहायता, तो वो सब्सिडी कहलाती है। सरकार के द्वारा जब आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है उसके लिए कुछ छूट दी जाती है कुछ, तो उसे जो है हम सब्सिडी कहते हैं।
अब देखो सहकारी समितियाँ क्या होती हैं। सहकारी समितियाँ जो हैं, जो छोटी छोटी सहकारी समितियाँ अपने आप बन जाती हैं, बना ली जाती है समितियाँ, और वो जो है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जो निर्धन जो व्यक्ति हैं उनकी। तो उसमें जो है जो दिल्ली है, दिल्ली में एक मदर डेयरी जो है, मदर डेयरी जो दूध आती है ना, दूध की जो होती है मदर डेयरी की, जिसमें गाय छपी होती है, तो मदर डेयरी जो है वो दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है, आपको ध्यान रखना है। तो एक सहकारी समिति है। गुजरात में जो है अमूल का भी दूध आता है ना, आपको पता होगा। तो इसने श्वेत क्रांति भी स्टार्ट की थी अमूल ने। किसने की थी श्वेत क्रांति? आपसे पूछा जाए, दूध की लहर चली थी श्वेत क्रांति, तो वो जो है अमूल ने स्टार्ट की थी। तो अमूल जो सहकारी समिति है गुजरात में, जो हेल्पफुल है। इसके साथ हम महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसमें अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जिसे ADS कहा जाता है, इसने अनाज बैंक जो है उनकी स्थापना की, और साथ साथ जो गैर सरकारी संगठन है उनका नेटवर्क जो है वो भी बिछाया उसने, उसकी भी सहायता की, गैर सरकारी संगठनों की भी। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो जितने भी थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ देखो। सिलेबस नहीं देखा तो फटाफट सिलेबस देख लो KVS का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता तो वो भी देख सकते हो। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही जो है हमें प्यार करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ाने वाले हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।